हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी स्रोत विधि की, सोर्स मेथड की। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले यदि आप बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहते हैं या फिर कोर्स 1, 2, 3, 5, 10 और 9 के थ्योरी पार्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मेथड पेपर के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, एग्जाम में आंसर कैसे लिखते हैं, पेडागोगी पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहां जाकर लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है स्रोत विधि, सोर्स मेथड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्रोत किसे कहते हैं, स्रोत का क्या अर्थ होता है। तो कहा गया है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का लेखा जोखा है, अतीत की घटनाओं का वर्णन है। तो अतीत में जो भी घटनाएं हुई उनका पता लगाना एक कठिन कार्य है। वर्तमान समय में निवास करने वाला मनुष्य व्यक्तिगत रूप से कि शताब्दियों पूर्व या वर्षों पूर्व किसी देश में क्या हुआ, तो इतिहास जो है इसका ज्ञान केवल उस समय के अवशेष या लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। ये वे तथ्य हैं जो कि अतीत की घटनाओं का ज्ञान देते हैं। तो अतीत की घटनाओं से संबंधित जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, उन्हें ही इतिहास के अध्ययन के स्रोत कहा जाता है। इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया गया है। नंबर 1 है पुरातात्विक या पुरातात्विक स्रोत, 2 है साहित्यिक स्रोत और 3 है मौखिक परंपराएं। पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक संबंधी स्रोत, पुरालेख या अभिलेख संबंधी स्रोत और मुद्रा विषयक या सिक्कों को, प्राचीन सिक्कों को रखा गया है। और जो साहित्यिक स्रोत है, इसमें साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य और लौकिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, निजी साहित्य और सार्वजनिक साहित्य। और थर्ड है विदेशी प्रमाण अर्थात विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण। और जो तीसरा स्रोत है वो है मौखिक परंपराएं। तो मौखिक परंपराओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, मौलिक स्रोत और सहायक स्रोत। अब हम देखते हैं कि ये स्रोत हैं क्या। पुरातात्विक स्रोतों में जो पहला स्रोत है वह है स्मारक संबंधी स्रोत। स्मारक संबंधी स्रोतों में भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि आते हैं, अर्थात प्राचीन काल की खुदाई में जो भवन, मूर्तियां, बर्तन मिली हैं वो आते हैं। भारत में लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग ने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सारनाथ, काशी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा, सांची, कौशाम्बी, भारहूत आदि स्थानों पर खुदाई का कार्य करवाया था और इन स्थानों से उन्हें प्राचीन इतिहास से संबंधित अनेक सामग्रियां मिली जो कि उस काल के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। वर्तमान में भी पुरातत्व विभाग द्वारा जगह जगह पर खुदाई का कार्य किया जा रहा है, जहां से उस स्थान से संबंधित ऐतिहासिक जो भी वस्तुएं मिल रही हैं, जो अवशेष मिल रहे हैं, जो साक्ष्य मिल रहे हैं, वो इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम कई बार न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं, टीवी में देखते हैं कि किसी स्थल की खुदाई पर कुछ मूर्तियां मिली या कुछ बर्तन मिले या कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले या अनाज मिला, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग किस तरह के खान पान उनका क्या था और वो किस तरह के बर्तन का उपयोग करते थे, वे किस तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी। तो ये जो भवन, मूर्तियां, बर्तन इत्यादि हैं, ये इतिहास जानने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा जो स्रोत है वह है पुरालेख या अभिलेख संबंधी स्रोत। तो प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे वे पत्थर के स्तंभों पर या फिर बौद्ध काल में बहुत सारे स्तूप, विहार इत्यादि बनाए गए और चट्टानों पर लेख खुदवाया करते थे। तो पुरालेख या अभिलेख संबंधी स्रोतों में पत्थरों, स्तंभों, चट्टानों, ताम्र पत्रों, भवनों की दीवारों आदि पर जो खुदे हुए लेख हैं एवं मूर्तियां हैं, वे सभी इस कैटेगरी में आती हैं और ये भारतीय इतिहास के विभिन्न पक्षों से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करती हैं। पुरातात्विक स्रोतों में तीसरा जो स्रोत है वह है मुद्रा विषयक स्रोत या प्राचीन काल के सिक्के।
तो प्राचीन काल के सिक्के जो कि उस समय के राजा महाराजा और शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, ये सिक्के भारत के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। राजाओं महाराजाओं द्वारा समय समय पर सिक्के जारी किए जाते थे। ये सिक्के विभिन्न धातुओं के बने होते थे। इन पर राजाओं या महाराजाओं के जो पिक्चर है वो अंकित होते थे। उसमें शासन काल लिखा होता था, तो जिससे पता चलता है कि ये किस राजा के शासन काल में चलाया गया, उस समय किस धातु की प्रमुखता थी, उस राजा का शासन काल क्या था। तो इस तरह से जो प्राचीन काल के सिक्के हैं वो भी इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। इतिहास को जानने का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वह है साहित्यिक स्रोत। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य। इस साहित्य के अंतर्गत विभिन्न धर्मों से संबंधित धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत, पुराण, त्रिपिटक, उपनिषद, बाइबल, कुरान आदि। ये धार्मिक साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास या फिर विश्व के इतिहास से, मानव के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं कि उस समय के लोगों का रहन सहन क्या था, उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, उनके जो रीति रिवाज थे, जो रिचुअल्स थे वो क्या थे। साहित्यिक स्रोतों में जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वह है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य वैसे साहित्य को कहते हैं जिनका कि किसी भी धर्म से संबंध नहीं होता है। और लौकिक साहित्य को भी 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है निजी साहित्य। ये वे साहित्य हैं जिसकी रचना किसी लेखक ने व्यक्तिगत रूप से की हो, जैसे कि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाबर का बाबरनामा, पाणिनि का अष्टाध्यायी, अबुल फजल का अकबरनामा इत्यादि जो रचनाएं हैं ये इनके द्वारा, जो उनके रचयिता उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से की गई है। लौकिक साहित्य में और एक प्रकार के साहित्य आते हैं, जैसे सार्वजनिक साहित्य। सार्वजनिक साहित्य में प्राचीन काल के राजाओं, महाराजाओं या अधिकारियों द्वारा जारी किए गए राजकीय आदेश, फरमान, सनद, संधियां, जो संधि पत्र होते थे वे, और न्यायालय के निर्णय भी सम्मिलित है। अर्थात जो राजा अपने समय समय पर राजकीय आदेश जारी करते थे, कोई फरमान जारी करते थे, विभिन्न राज्यों द्वारा जो संधियां करते थे या जो पत्र निकल एक दूसरे को भेजते थे राजा, या फिर उस समय के न्यायालय का जो निर्णय होता था, वो सभी जो है ये भी सार्वजनिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और ये इतिहास जानने के बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये तत्कालीन राजाओं के शासनकाल में हुई विभिन्न घटनाओं, युद्धों इत्यादि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करते हैं। अब जो साहित्यिक स्रोत में है वो तीसरा है विदेशी प्रमाण या विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण। तो प्राचीन काल में कई राजाओं के शासनकाल में विदेशी यात्री भी आए और यहाँ रहे। उन्होंने भी जो देखा सुना उसका वर्णन किया। इससे भी भारतीय इतिहास के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। इस प्रकार से विदेशी प्रमाण के अंतर्गत विदेशी यात्रियों के अतिरिक्त इतिहासवेत्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं आदि के द्वारा प्रस्तुत या लिखित विवरण को भी सम्मिलित किया जाता है। विदेशी यात्रियों में जो प्रमुख हैं वो है अलबरूनी, ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज। इनके द्वारा लिखे गए विवरणों से भारतीय इतिहास का पर्याप्त ज्ञान होता है। इतिहास के स्रोत में जो तीसरा स्थान है वह है मौखिक परंपराओं का। मौखिक परंपराएं भी इतिहास की अच्छी जानकारी देती हैं। विशेषकर स्थानीय इतिहास की जानकारी तो मौखिक परंपराओं से ही प्राप्त होती है। ऐतिहासिक महत्व की अनेक बातें परंपराएं बन जाती हैं या लोक कहानियां या फिर रीति रिवाज का अंग बन जाती हैं। कुछ विद्वानों ने मौखिक परंपराओं का वर्गीकरण 2 भागों में किया है, मौलिक स्रोत और सहायक स्रोत। मौलिक स्रोत के अंतर्गत भवन, सिक्के, नगर योजनाएं, स्मारक आदि अवशेष आते हैं। साथ ही वैसे आज्ञा पत्र या फरमान या पत्र जो अपने मूल रूप में हैं, ये सभी मौलिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। सहायक स्रोत के अंतर्गत ग्रंथ, कहानियां, विवरण, जीवन चरित्र, आत्मकथाएं आदि आती हैं। हम सभी देखते हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग अब जो समाज का बीता हुआ अतीत है उसके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं कहानियों के माध्यम से। फिर कई लोकगीत होते हैं जिसमें कि समाज के, अतीत के समाज का चित्रण रहता है या फिर उस समय की जीवन शैली का चित्रण रहता है।
तो इस तरह से मौखिक परंपराएं भी इतिहास की जानकारी प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब ये जानने के बाद कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, अब हम देखेंगे इतिहास शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग कैसे और कब किया जा सकता है। इतिहास शिक्षण में हम स्रोतों का प्रयोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पाठ के प्रारंभ में इतिहास में पाठ का शिक्षण प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना करने के लिए प्रस्तावना स्तर पर स्रोतों का प्रयोग करके छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है और छात्रों में जिज्ञासा एवं रुचि जागृत की जा सकती है। अब इतिहास के स्रोतों को तो उनके मूल रूप में नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन उनके पिक्चर्स, उनके मॉडल इत्यादि बना के उसका प्रयोग प्रस्तावना के स्तर पर किया जा सकता है। इसके पश्चात इतिहास के स्रोतों का प्रयोग पाठ के मध्य में भी किया जा सकता है। पाठ के मध्य में विषय वस्तु को समझाने के लिए, उसे बोधगम्य बनाने के लिए, छात्रों का ध्यान एकाग्र रखने के लिए, उन्हें नवीन ज्ञान देने के लिए तथा उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि पढ़ाते समय स्रोतों का प्रयोग किया जाता है तब छात्र बहुत ही ध्यान से रुचि पूर्वक उसे देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद नंबर 3 में पाठ की समाप्ति पर भी स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टॉपिक समाप्त हो जाता है जब, तो उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए यदि स्रोतों को दिखाकर समझाया जाए तो छात्र उसे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। या फिर सारांश लिखना हो तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, या होमवर्क देने के लिए भी स्रोत का प्रयोग किया जा सकता है कि इसके पिक्चर बनाइए और इसके विषय में लिख कर लाइए। आइए अब देखते हैं कि स्रोत विधि के क्या गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं। यदि इस विधि का प्रयोग करके पढ़ाया जाए तो इसके क्या फायदे हैं। नंबर 1 है, यह पद्धति इतिहास का वास्तविक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। नंबर 2 है, यह पद्धति शिक्षण को रोचक तथा प्रभावी बनाती है। नंबर 3 है, यह पद्धति छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा जिज्ञासा को शांत करने के लिए उत्तम होती है। इस पद्धति में छात्र सक्रिय रहते हैं। यह पद्धति परंपरागत शिक्षण विधियों के दोषों को दूर करती है। अब ये भी देख लेते हैं कि स्रोत विधि के क्या दोष हैं। तो यह पद्धति समय अधिक लेती है। यदि स्रोत को दिखाकर उसे समझाकर पढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि समय अधिक लगेगा। पर्याप्त स्रोतों की व्यवस्था करना कठिन तथा खर्चीला है। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए यदि उससे संबंधित मॉडल, चार्ट पेपर इत्यादि को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए तो एक तो यह कठिन भी है और बहुत अधिक पैसे भी खर्च होते हैं। 3 है, प्रत्येक अध्यापक कुशलतापूर्वक इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। 4 है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसे नहीं समझ पाएंगे। 5 है, इसमें भाषा संबंधी कठिनाई आ सकती है। जैसे हर एक स्रोत को बोलकर समझाना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, उसके लिए उचित जो वर्ड है उसे बोलना मुश्किल होता है। स्रोत विधि में मेरिट्स भी हैं तो डिमेरिट्स भी है, लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये विधि बहुत ही प्रभावशाली साबित हो सकती है। जैसे नंबर 1, यह पद्धति का प्रयोग, इस पद्धति का प्रयोग छोटी कक्षाओं में नहीं करना चाहिए। नंबर 2 है, शिक्षक पहले ही उपलब्ध स्रोतों की जानकारी कर ले कि कौन कौन से स्रोत उपलब्ध हैं जिससे कि किसी प्रकरण को पढ़ाया जा सकता है। नंबर 3 है, इसका प्रयोग निपुण अर्थात ट्रेंड अध्यापक ही करें और जिन्हें इसके प्रयोग की जानकारी हो। 4 है, स्रोतों का चयन एवं प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। किस प्रकरण को पढ़ाने के लिए कौन से स्रोत रखे जाने चाहिए, उनका चुनाव किया जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 5 है, इसके साथ अन्य पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि केवल स्रोत विधि से ही पढ़ाएं, इसके साथ लेक्चर मेथड भी और कहानी विधि इत्यादि का भी प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। तो यदि उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखा जाए और उसके आधार पर इतिहास शिक्षण के लिए स्रोत विधि का प्रयोग करते हैं तो यह निश्चित है कि यह पद्धति इतिहास शिक्षण के लिए अति उत्तम है। तो आज यहीं तक, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।